हाँ जी सर। So Messrs Buildwell Engineering Consultants located and registered under GST in गुरुग्राम हरियाणा। तो यहाँ पर एक कंसल्टेंट है जो गुरुग्राम हरियाणा में रजिस्टर्ड है। प्रोवाइडेड आर्किटेक्चरल सर्विसेज टू ताज इंडिया लिमिटेड। तो ये क्या करता है, ये कंसल्टेंट जो है ये किसको सर्विस देता है, ताज इंडिया को सर्विस देता है। तो एक चीज़ तो यहाँ मुझे समझ में आती है कि ये मेसर्स जो हैं ये हरियाणा में है और जो ताज मुंबई में है वहाँ ये सर्विस दे रहा है, यानी आईजीएसटी लगेगा। महाराष्ट्र फॉर इट्स होटल टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंड सिचुएटेड इन दुबई। लेकिन इसकी होटल दुबई में है, ठीक है, ये जो भी हुआ इनकी होटल्स दुबई में है। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हम बोलेंगे जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर होती है, जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर होती है, ऐसे केस में अगर सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों ही इंडिया में है तो हम लोग रिसिपिएंट का प्लेस ऑफ बिजनेस लेंगे। और यहाँ रिसिपिएंट कहाँ है, मुंबई में है, तो हम मुंबई लेंगे। एक बार चेक करवा दूँ, मैंने यहाँ तो बताया था आपको। अच्छा ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो पेज नंबर 100, यहाँ है हम 100 पर, आई थिंक 90 पेज है। क्या हो रहा है, अटक गया क्या, 90, अच्छा 59 है, 60 है। 60 पे ये देखो, यहाँ पर मुंबई बना और वो पेज नंबर आई थिंक 10 है। 10 और 60 के बीच का कॉम्बिनेशन चल रहा है अपना। अब आता है अफलातून स्पेयर्स पी लिमिटेड लोकेटेड एंड रजिस्टर अंडर जीएसटी इन हरियाणा। तो जो अफलातून है वो कहाँ है, हरियाणा में है। और ये क्या करती है, सप्लाई करती है स्पेयर पार्ट्स एफओबी बेसिस पर टू मिस्टर लक्ष्मी खुरानास अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो ये बोलता है कि भाई साहब हम रजिस्टर्ड पर्सन से अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं। लोकेटेड इन राजस्थान, मेसर्स लक्ष्मी खुराना बुक द कुरियर हिमसेल्फ विथ ब्लैक डार्ट कुरियर। तो ये कहती है कि मिस लक्ष्मी खुराना अपने खुद के लिए क्या करती है, ब्लैक डार्ट कुरियर से कुरियर बुक करती है, रजिस्टर अंडर जीएसटी इन दिल्ली। तो ये क्या करता है कि जीएसटी में रजिस्टर सप्लाई करता है स्पेयर पार्ट्स एफओवी बेसिस पर। तो लक्ष्मी खुराना खुद कुरियर करती है, कुरियर वाला जाएगा और अफलातून के यहाँ से कलेक्ट करेगा, फिर लक्ष्मी खुराना को जम देगा। रजिस्टर अंडर जीएसटी इन दिल्ली फॉर डिलीवरी इन राजस्थान। तो ये बोलता है कि जो कुरियर है वो कहाँ है, वो कुरियर वाला जो है वो दिल्ली में रजिस्टर है, डिलीवरी करेगा इन राजस्थान, फॉर डिलीवरी इन राजस्थान। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है, ये डार्ट वाला कुरियर वाला जो है वो क्या करेगा, राजस्थान में इसको सप्लाई करेगा लक्ष्मी को। ब्लैक डार्ट कुरियर प्राइवेट लिमिटेड पिकअप द गुड्स फ्रॉम हरियाणा। उसने हरियाणा से लिया, हैंडेड ओवर किया बाय अफलातून स्पेयर्स पी लिमिटेड एंड डिलीवर द कुरियर इन राजस्थान वाइल पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बताना है। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ, ये केस आपको मैं समझाती हूँ। एक सप्लायर है, ऐसे बहुत सारे सप्लायर होते हैं जो एफओबी बेसिस पर माल बेचते हैं। सप्लायर किसी और स्टेट में है, रिसिपिएंट किसी और स्टेट में है। अब चूंकि सप्लायर रिसिपिएंट जो है वो यहाँ पर क्या करता है, कुरियर वाले को पकड़ता है। कुरियर वाला जो है वो अलग ही जगह है, वो है दिल्ली में। कुरियर वाला दिल्ली में है, वो जाएगा यहाँ, यहाँ से कुरियर उठाएगा और फिर यहाँ पर डिलीवर करेगा, यहाँ पर सप्लाई करेगा। तो जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई हम ऐसे केस में क्या ले, आप मुझे बताओ। इन केस ऑफ अ सर्विसेज कुरियर में, तो कुरियर में हम ये कहते हैं कि अगर आप हमें कुरियर की सर्विसेज के बारे में बात करें कि इन केस ऑफ अ कुरियर सर्विसेज, तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई हम लेंगे, जहाँ से हमने वो चीज़ हैंडेड ओवर करी वही लेंगे। तो फिर हम एक काम करते, हमने वो गुड्स कहाँ से हैंडेड ओवर किए, हमने हरियाणा से किए, तो हम हरियाणा ले लें। अब एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए
क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन है, आपको अगर याद नहीं है तो मैं बताती हूँ। उसमें एक सिंपल सी लाइन ये है, जहाँ से आपने गुड्स को हैंडेड ओवर किया, बस यही लाइन है। हाँ जी सर, जहाँ से आपने गुड्स हैंडेड ओवर किए, ठीक है, बस ये सिंपल सी लाइन है। हाँ जी सर, अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 13 पर आओ। मिस्टर जावेद जो है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेजिडिंग इन हिसर हरियाणा। तो ये हिसर हरियाणा में है, जो अनरजिस्टर्ड है। वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली आते हैं फॉर सीकिंग एडमिशन ऑफ हिज चाइल्ड, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। मिस्टर अर्जुन इन सीए इंटरमीडिएट में, मिस्टर जावेद गॉट द डिमांड ड्राफ्ट जनरेटेड एट ICIDI बैंक। उन्होंने क्या किया, बैंक से डिमांड ड्राफ्ट जनरेट किया, रजिस्टर अंडर GST इन शाहिदाबाद। तो ये बोलता है कि ये बैंक जो है वो शाहिदाबाद में साहिबाबाद साहिबाबाद में रजिस्टर्ड है, जो यूपी में है, अगेंस्ट कैश फॉर डिपॉजिटिंग द रजिस्ट्रेशन फीस टू द ICAI। Mr. Javed does not have a bank account in ICIDI Bank Limited, and the bank does not have any policy of KYC requirement, name, address, and other identity verification policy for customers requiring demand draft and not having account with any of its branch in India. प्लेस ऑफ सप्लाई बता दीजिए। मैं बोलूँ यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्योंकि वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कहाँ आते हैं, वेंट टू दिल्ली, और वो डिमांड ड्राफ्ट लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या दिल्ली ले लें क्या? देखो मैं कैसे लेती हूँ, मैं आपको ये बताती हूँ। होता है बैंक के केसेस में क्या होता है, बैंकिंग सर्विसेज के मामले में क्या होता है कि आप जो है वो दो ही कंडीशन में आ सकते हो, या तो आपका उस बैंक में अकाउंट हो या फिर आपका अकाउंट ना हो। क्योंकि अकाउंट है तो उसके पास KYC है, वो आपको जानता है कि आप इस जगह इस एड्रेस पर रजिस्टर्ड हो, तो उसे पता है कौन सा टैक्स लगाना है। लेकिन उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपने जहाँ पर सर्विसेज परफॉर्म करी होती ना, हम वही लेते हैं। जहाँ पर आपने सर्विसेज परफॉर्म करी होती, तो यहाँ पर कहाँ परफॉर्म करी, दिल्ली में। एक्चुअली यूपी में परफॉर्म करी है। एक सेकेंड ना, क्वेश्चन में ही देखना पड़ेगा, दिल्ली या यूपी। Mr. Javed, an unregistered person residing in Hisar, Haryana, went to Delhi for seeking admission of his child, Mr. Arjun, in CA Intermediate. Mr. Javed got a demand draft generated at ICIDI Bank Limited, registered under state of साहिबाबाद यूपी। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश लेंगे। क्यों यूपी लेंगे, मैं इसका रीज़न बताती हूँ आपको। क्योंकि जहाँ से उसने डिमांड ड्राफ्ट जनरेट किया, वो जहाँ भले ही दिल्ली रहे हैं, लेकिन दिल्ली जाते जाते रास्ते में शाहिदाबाद आता होगा यूपी में, तो उन्होंने यूपी से डिमांड ड्राफ्ट जनरेट किया है, ठीक है ना। तो यूपी जो होगा, जब जहाँ बैंक रजिस्टर्ड है, वही उसका क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो यहाँ ये आंसर ना होगा, क्योंकि दिल्ली तो वो जा रहा है और यूपी जहाँ पर है वो डिमांड ड्राफ्ट बना रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट वाइल इशूइंग अ टैक्स इनवॉइस। अगर मैं टैक्स इनवॉइस इशू करूँ तो कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है, आप ये पता करो। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन। क्या बोला कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट, क्या बोला, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मेंशन। Place of supply in case of interstate supply is not required to mention। ये तो एकदम गलत है। A registered person whose annual turnover is greater than 5 crore in the preceding financial year is not required to mention HSN। ये तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। To unregistered person, quantity is not required to be mentioned in case of goods when goods are sold as where is where is basis। Quantity is not required to mention। Description of goods is not required to be given in case of mixed supply of goods। तो मैं बोलूँ, मेरे को तो ये चारों ही गलत लग रहे हैं।
ये देख लो, चारों ही गलत हैं। What will be the rate of tax and nature of supply of a services? बोला rate of tax क्या होगा और nature of supply of services क्या होगा if the same is not determinable at the time of receipt of advance. बताओ what will be the rate of tax, क्या rate होगा and क्या nature होगा of supply of a services if the same is not determinable at the time of receipt of advance. अगर आपको रेट नहीं पता और नेचर नहीं पता तो हम बोलेंगे इंटर होगा और 18% का जो होगा वो रेट होगा। ठीक है, ये देख लो 15C। क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज लायबल टू जीएसटी? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज लायबल टू जीएसटी? Supply of goods by a hospital to patients not admitted or their attendants or visitors। ये बोलता है which of the following activities is liable to GST। तो ये बोलता है कि भाई साहब कहाँ पर जीएसटी लगेगा। अगर आपने सप्लाई किया है फूड हॉस्पिटल टू पेशेंट नॉट एडमिटेड ऑन देयर अटेंडेंट्स और विजिटर्स तो यहाँ जीएसटी लगता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय नॉन एयर कंडीशनर्स रेलवेज तो जीएसटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स लाइबल टू जीएसटी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर नॉन एयर कंडीशनर रेलवे यहाँ नहीं लगता। सर्विसेज बाय अ ब्रांड एम्बेसिडर बाय वे ऑफ फॉल्क डांस तो यहाँ पर लगेगा क्योंकि ब्रांड एम्बेसिडर है। वैसे 1.5 लाख तक नहीं लगता लेकिन ब्रांड एम्बेसिडर के केस में अगर 1 रुपया भी है तो लगता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यहाँ पर भी लगेगा क्योंकि आप एयर से ले जा रहे हो जो अलाउड नहीं है। सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग अनलोडिंग पेकिंग स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस यहाँ पर नहीं लगता है। ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए वेयर कंसिडरेशन service provided by GTA where consideration charge for transportation of goods for a single carriage तो हमने सिंगल कैरेज के लिए 1500 बोल रखा है और कंसोलिडेशन के लिए 750 बोल रखा है। तो अगर 900 रुपये जो है क्या जीएसटी के लिए लाइबल होंगे? हाँ जी सर, नहीं जी सर लाइबल होंगे 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 होंगे। तो यहाँ पर मुझे जो आंसर लग रहा है करेक्ट ऑप्शन इज एक्टिविटीज लाइबल फॉर। तो थर्ड वन, फोर्थ इज और सिक्स्थ इज। राइस तो एग्जिम्ट है। 1, 3rd और 4th। हाँ, 4th, 3rd और 4th तो है, 1 नहीं है ना। लाइबल टू पे जीएसटी, हाँ लाइबल ही है। 3rd, 4th और 5th तो एग्जिम्ट है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा राइट? 4th और 5th। 4th नहीं आ सकता ना, 5th तो आएगा। 5th ये देखो सर, 3rd, 4th और 5th गलत है ना। 5th कैसे आ रहा है? 6th आना चाहिए यहाँ पर। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है क्या? क्योंकि 3rd और 4th तो आना ही चाहिए। क्या पूछा इन्होंने? इनका पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइबल टू पे जीएसटी। तो मैं बोलूँ यहाँ पर इसको जीएसटी पे करना पड़ेगा फर्स्ट वाले को। ठीक है, फिर पे करना पड़ेगा थर्ड वाले को जीएसटी। तो फर्स्ट थर्ड ये वाला, आई थिंक फर्स्ट थर्ड, और फिर जीएसटी पे करना पड़ेगा फिफ्थ वाले को। नहीं, जीएसटी पे करना पड़ेगा फोर्थ वाले को। ठीक है, ठीक है। सिंगल कंसाइनमेंट 1500 तक टैक्स पे करना नहीं पड़ता, एग्जिम्ट होता है। राइस एग्जिम्ट होता है, टैक्स पे करना नहीं पड़ता। एग्रीकल्चर एयर पर पे करना पड़ेगा, इस पे करना पड़ेगा ये।
तुम्हारा आंसर हुआ ये वाला। ठीक है, एक बार चेक कर लेते सी। ये देखो, अब आ जाओ नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 138। सर कहाँ पर कंपाउंडिंग ही अलाउड नहीं होता है? Person who has allowed to compound once in respect of any of the offence specified in clauses A to F of section 132(1) of CGST Act 2017. A person who has been convicted for an offence under GST law by a court. A person who has been accused of committing an offence under GST law which is also an offence under any other law for time being enforced. तो ये बोलता है कि सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज नॉट अलाउड। कहाँ आपको कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होता है? अ पर्सन हु हैज़ been allowed to compounding once in respect of any of the offence specified in clause 8 to F in section 132 of CGST. बताओ कहाँ कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होता है? जहाँ उसे एक बार कंपाउंडिंग अलाउ हो गई वो वाला केस, या फिर जो कन्विक्टेड हुआ किसी ऑफेंस में वो वाला केस। तो ये बोलता है डी। तीनों ही केसेस में आपको कंपाउंडिंग अलाउ नहीं होगी। या कभी कभार आपको इसमें भी आ सकता है 5 मार्क्स के लिए पूछ लिया कि बताओ ऐसे कौन कौन से जहाँ कंपाउंडिंग अलाउ नहीं होता है। तो वंस इन रेस्पेक्ट ऑफ किसी ऑफेंस के लिए आपको अलाउ कर दी गई थी, या फिर हैज़ कन्विक्टेड ऑफेंस अंडर जीएसटी लॉ बाय अ कोर्ट, अगर कोर्ट ने आपको ये बताया है, या फिर ऑफेंस अंडर एनी लॉ या अदर लॉ में अगर आप ऑफेंस होते हो, तो फिर ये तीनों केसेस में आपको कंपाउंडिंग अलाउ नहीं होता है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है रिलीफ। For which of the following act done by a taxable person inspection can be ordered under section under जीएसटी लो? बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वेयर, आपको तो मैंने बोला था एसटी, मैंने ऐसे याद करवा रखा है, एसटी, एसएस और ईसी। तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द जीएसटी, तो ये तीनों हो जाएंगे क्या? हाँ जी सर। तो यहाँ पर 60 पे चेक कर लो, ये देख लो, डी आपका होगा आंसर। 17 18वें में भी आपका डी है, आपको शायद 18 थी करवा रही हूँ मैं। अब 19 पे आ जाओ। टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। सर आपकी कब बजा सकते, ऑर्डर ऑफ बजाना। तो ये बोलते हैं कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर कब तक निकाल सकते हैं? तो जनरली इन्होंने बेस्ट जजमेंट ऑर्डर के लिए बोल रखा है 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ स्पेसिफाइड फॉर फर्निश ऑफ एनुअल रिटर्न। 5 ईयर आई थिंक, ये देख लो। ये बोलता है कि मोहनदास रजिस्टर है, एक पर्सन, रजिस्टर पर्सन है, सप्लाई करते हैं गुड्स टू करमचंद अंडर द ऑन इनवॉइस ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल किशन देव अ रजिस्टर पर्सन। ये बोलता है कि सर ऑन इनवॉइस में ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कि मोहनदास रजिस्टर पर्सन है सप्लाई गुड्स करमचंद अंडर हिज ऑन इनवॉइस, यानी कि वो क्या करते हैं, सप्लाईज करते हैं गुड्स टू करमचंद अंडर हिज ऑन इनवॉइस ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। तो ये मोहनदास अपनी खुद की इनवॉइस बनाता है, ये खुद बिल लिखता है। ठीक है, ये खुद बिल लिखता है ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल किशन देव अ रजिस्टर पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मोहनदास शेल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल टू पे जीएसटी पेबल ऑन सच गुड्स। बताओ, या फिर किशन देव शेल बी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल टू पे द जीएसटी पेबल ऑफ द सच। तो सर मैं आपको कहूँ, क्या कहूँगी सर, मोहनदास रजिस्टर पर्सन हैज सप्लाई, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? खुद की इनवॉइस बना रहे हैं तो फिर किशन देव और मोहनदास दोनों ही जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल हो जाएंगे। द सी विल बी आंसर, और दैट इज द क्वेश्चन, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इन केस ऑफ एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन
एजेंट और प्रिंसिपल बोथ विल लाइबल, ठीक है। सो दैट इज आवर नेक्स्ट 20।